नमस्कार, मेरा नाम है विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं डिजिटल मीडिया के, क्या कहूं मैं, अमिताभ बच्चन कहूं या क्या कहूं? अरे ऐसा नहीं। अशोक वानखेड़े जी मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, भाऊ के नाम से हम लोग इन्हें जानते हैं। और आप लोगों का बड़ा आग्रह था कि मैं इनको लेकर आऊं अपने साथ, मैं खुद चाहता था। इनके बिजी बहुत रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कि ये तो मेरे दिमाग में भी था कि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी और राहुल गांधी के मामले पर फैसला आएगा, जो सबको पता था राहुल गांधी के पक्ष में जाएगा। तो ये अंदाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं लगा पाए? अविश्वास प्रस्ताव तो बहुत पहले दे दिया गया था, तत्काल उसको उसी दिन मंजूर कर लेते, उसके बाद बहस करा देते, 4 अगस्त से पहले बहस में पड़ जाती। तो ये समझदारी क्यों नहीं दिखा पाए? उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि सर्वोच्च न्यायालय ये मामला 15 दिन में निपटाएगा। 15 दिन में 3 हियरिंग हुई और 3 हियरिंग में मामले का निर्णय दे दिया सर्वोच्च न्यायालय ने। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय चाणक्य है नहीं। आप क्यों उसको चाणक्य कहते हैं? वो जुगाड़ू है। चाणक्य का अपमान है ये कहना, चाणक्य कहना। मैं कभी भी शकुनी को चाणक्य नहीं मान सकता। शकुनी चौसर बिछा के षड्यंत्र के तहत चाले चलता था। चाणक्य ये आमने सामने की लड़ाई में होशियारी दिखा के निकालने वाला चाणक्य था। यदि राजनीति की बीजेपी में कोई चाणक्य थे तो अडवाणी चाणक्य थे, अटल जी चाणक्य थे। वो जानते थे सरकार कैसी चलाना है। गठबंधन की सरकार चलाई उन्होंने और चला के दिखाई है। 5 साल पूरा समय पूरा किया। तो इनको चाणक्य कह के आप चाणक्य का भी आप एक जुगाड़ू है। यदि इनके पास से इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी ये 3 एजेंसी निकाली दे तो ये पंगु है, ये विकलांग है। क्या कर लेंगे ये? आज 2018 से लेके 2023 तक कर्नाटक चुनाव तक 31 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। उसमें मात्र 6 राज्यों में बीजेपी जीती है। बाकी सब उधार का सिंदूर है। डरा धमका के इधर से उधर से गन पॉइंट पे तोड़ मरोड़ करके सरकारें बनाते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार है। और जो 6 जगह पे वो चुनाव जीते, और यदि मैं उसका विश्लेषण करूं 1 मिनट में, तो आपको समझ में आ जाएगा बीजेपी कहां स्टैंड करती है। अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा छोड़ दीजिए, छोटे राज्य हैं। असम में और उत्तराखंड में एमएलए की लिस्ट देखेंगे तो कांग्रेस से आए हुए एमएलए ज्यादा है। असम में तो मुख्यमंत्री ही कांग्रेस की देन है। फिर बचता है गुजरात और यूपी। यूपी में यदि मायावती को ये चुप नहीं करवाते या साइलेंट नहीं करवाते तो 153 सीटें हारते। मैं डॉक्यूमेंट के साथ, स्टैटिस्टिक के साथ बता सकता हूं। वर्तमान में जो सीटें है बीजेपी के पास, उसमें से 153 निकालेंगे तो ये 60-70 पे आ जाते हैं। इनके पास एक ही राज्य है, गुजरात, जहां ये चुनाव जीतते हैं। भारतीय जनता पार्टी गुजरात की रीजनल पार्टी हो गई है, यदि प्रजातंत्र में आमने सामने की लड़ाई बात करें तो। शकुनी टाइप आप बिछा। अभी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की सीधी जिम्मेदारी लेंगे। तो आपको लगता है कि वो मध्य जिम्मेदारी तो हिमाचल की भी, जिम्मेदारी तो हिमाचल की भी ली थी। हाँ, तो यही जिम्मेदारी तो उन्होंने कर्नाटक की भी ली थी। यही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि राजस्थान में जहां बीजेपी की जीत की संभावना है, वहां की जिम्मेदारी तो ले रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जहां हार की आशंका सता रही है, वहां की जिम्मेदारी से कतरा रहे हैं। कुछ ऐसी कहानी है क्या? विजय भाई, आप तो राजस्थान में हैं और राजस्थान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल हथेली पे रखा है आप। लेकिन आप क्या जानते हैं कि महारानी को निगलेक्ट करके क्या चुनाव जीत लेंगे मोदी जी वहां पे? क्या येदियुरप्पा को निगलेक्ट करके आप कर्नाटक में जीत गए? क्या रमन सिंह को ड्रॉप करके और वहां के नेताओं का क्षेत्रीय क्षेत्रफल का खच्चीकरण करके आप छत्तीसगढ़ में आपने अपने वहां पे झंडा उठाने लायक भी लोग रखे हैं? मध्य प्रदेश में नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा से पूछती है कि महाराज भाजपा कब चली जाएगी? उसमें जीत लेंगे। चलिए, राहुल गांधी पर आ जाते हैं। आज तो राहुल गांधी का दिन है, एक तरह से कह सकते हैं। तो राहुल गांधी की लोकसभा में जो बहाली हुई है सदस्यता की, उससे आपको क्या लगता है कि इंडिया जो फ्रंट बना है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी कल क्या 8 तारीख को क्या बोलते हैं। ओपनिंग राहुल गांधी करेंगे, क्योंकि गोगोई ने लिख के दिया है कि हमारी तरफ से राहुल जी बोलो। और राहुल बोलेंगे नहीं, राहुल बरसेंगे। राहुल जी को अब बोलना आता है। प्रधानमंत्री समझ गए हैं कि ये संसद के बाहर नहीं, रोड पे तो लड़ना जानता है, संसद के अंदर भी बोलना जानता है।
और राहुल के तीखे प्रहारों से रक्तरंजित सत्ता पक्ष क्या जवाब देगा? इनके पास जवाब है नहीं देने का। आप और हम भी लगातार मणिपुर को देखते आ रहे हैं। यदि मैं आपको बीजेपी की जगह भी खड़ा कर दूं तो आपके पास जगह ही नहीं बोलने की, आपके पास सिर्फ सुनने के लिए जगह है। ऐसे में फिर आप जवाब देंगे, और ये अविश्वास प्रस्ताव है। इस जवाब के बाद, सत्ता पक्ष के नेता के सदन के जवाब के बाद, फिर विपक्ष का नेता जो ओपनिंग करता है उसको फिर 10 मिनट मिलते हैं। वो फिर पोस्टमार्टम करेगा और बता देगा कि आपके पास सवालों के जवाब नहीं थे महामहिम, आपने तो फिर झूठ परोसा है, आपने फिर डिफोकस किया है इशू को। आपने मणिपुर पे पूछा, आप जयपुर पे बता रहे हो। हमने मणिपुर पे पूछा, आप रायपुर की बात कर रहे हो। बात ये होगी। तो कुल मिलाकर ये जो डिबेट होगा, इसमें प्रस्ताव गिरना तय है, ये सबको पता है। लेकिन मैं याद करता हूं आचार्य कृपलानी जी को, जिन्होंने इस देश में पहला अविश्वास प्रस्ताव नेहरू जी के खिलाफ लाया, पहला पार्लियामेंट्री इतिहास में भारत। तब उन्होंने कहा था, उनके पास मेजोरिटी नहीं थी, तब उन्होंने कहा था प्रस्ताव लाते हुए कि मैं मेरे मित्र के खिलाफ प्रस्ताव ला रहा हूं। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि जीतना है, वह इसलिए कि सरकार की जवाबदेही कहीं तय होनी चाहिए। लेकिन उसी बलन के प्रधानमंत्री भी थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं ऐसे अविश्वास प्रस्ताव का स्वागत करता हूं जो समय समय पर सरकार की परीक्षा ले, जबकि सरकार पूर्ण रूप से मेजोरिटी में है। ये जानते हुए कि प्रस्ताव गिरेगा, फिर भी ऐसे प्रस्ताव चाहिए, क्योंकि हमें भी अपना परीक्षण करने का समय मिलता है। क्या वो लोकतंत्र आज जिंदा है? क्या आज मणिपुर को लेके वाकई सरकार माने कि मणिपुर में गलती हो गई? क्या सरकार मानेगी कि हम असफल रहे? क्या सरकार मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेगी? क्या सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करेगी? सरकार क्या करेगी? यदि मणिपुर ऐसा ही जलता छोड़ दिया जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय को कुछ करना होगा, शायद तब ज्यादा बड़ी किरकिरी होगी। लेकिन मणिपुर पे वक्तव्य चाहते थे, इन्होंने दिया नहीं। इन्होंने नया दांव चला अविश्वास प्रस्ताव का, जिसमें बोलना अनिवार्य है। वो मणिपुर पे अविश्वास मणिपुर को लेके है, तो मणिपुर के बारे में ही बोलना होगा। हाँ जरूर, ये मणिपुर छोड़ के आए बाय बात करेंगे, क्योंकि हिंडनबर्ग में भी हमने देखा ये आए बाय बात करते हैं। इनको जब जयपुर का रास्ता पूछो तो ये मुंबई का रास्ता बताते हैं, और कलकत्ता पूछो तो बेंगलोर बताते हैं, क्योंकि इनके पास किसी भी रास्ते का नॉलेज नहीं है। इनके पास तो किसी मोदी भी जी चीज का का संसद के अंदर तो भाषण होगा ही जो अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे, लेकिन उसके 6 दिन बाद फिर लाल किले की प्राचीर पर भी दिखाई देंगे 15 अगस्त को। तो आपको तो क्या लाल लगता चीज है के, कि ये प्रधानमंत्री के तौर पर आखिरी भाषण होगा उनका? मुझे ऐसा ही लगता है कि प्रधानमंत्री के तौर पे आखिरी भाषण होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री लाल किले से सारे भाषण उठा के देखिए पिछले 2014 से लेके जो बोले हैं उनमें से क्या हुआ है। तुकबंदियों के सिवा ये भाषण क्या होता है कि 4T 3S 4P यही होते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी का एक भाषण तो मुझे याद है, और तब शायद आप और हम एबीपी में बैठे हुए थे उस भाषण के टाइम। 2014 की बात बताता हूं। तब प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पाकिस्तान को ललकारा था, एक फ्रेंडली एडवाइस दिया था, अरे क्या आपस में हम लड़ रहे हैं, आइए दोनों साथ मिलकर लड़ते गरीबी से, आइए दोनों साथ मिलकर लड़ते हैं भुखमरी से, आइए दोनों साथ मिलकर लड़ते हैं बेरोजगारी से। आज प्रधानमंत्री जी को ये बात अपने विपक्ष को कहना चाहिए। आज क्यों हम हिंदू मुसलमान करते हैं, क्यों नूह के झगड़े होते हैं, क्यों मणिपुर में क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू होता है? आइए सब दूरियां मिटाते हैं, हम सब मिलकर लड़े बेरोजगारी से, महंगाई से, आज लड़े बेकारी से। लेकिन बेरोजगारी तो उनके हिसाब से है ही नहीं, उनके हिसाब से महंगाई खत्म हो गई, उनके हिसाब से अब गरीब इस देश में बचा नहीं। जब उन्होंने पहले ही पैरामीटर तय कर रखे हैं कि भारत स्वर्णिम युग में चला गया है और ये युग पुरुष बन गए हैं, तो फिर ऐसे बाकी बातें बेनामी हो जाती हैं। लोग आज 2 टाइम की रोटी खाने के लिए तरस रहे। विजय भाई वानखेड़े जी, आपको ध्यान हो 2014 में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि मुझे 10 साल दे दो, 10 साल देश में कोई दंगे झगड़ा फसाद हिंदू मुसलमान ना हो। लेकिन हिंदू मुसलमान तो यही करा रहे हैं। बिल्कुल करा ही नहीं रहे हैं। जब आप बजरंग बली के नाम से बटन दबाने की बात करते हैं कर्नाटक में, तो आप क्या उस संविधान की शपथ जो आपने ली उसको जस्टिफाई करते हैं? दूसरी बार जब प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने, पहली बार आए तो उन्होंने साष्टांग दंडवत किया था पार्लियामेंट में। तब उनके मायने ये थे कि पार्लियामेंट में तुम्हें साष्टांग दंडवत इसलिए कर रहा हूं
कि अब इसके अंदर की जितनी परंपराएं थी उसको मैं ध्वस्त करने जा रहा हूं। और दूसरी बार जब आए तो नतमस्तक हुए थे सेंट्रल हॉल में संविधान के उस किताब के सामने, आए, उन्होंने माथा टेका। उसके मायने अब दिखाई देते हैं कि हे संविधान, बहुत दिन तक आप तुम रह लिए, अब तुम अंदर चले जाओ लॉकअप में, अब देश मेरे मन से चलाऊंगा, मेरे हिसाब से चलाऊंगा, तुम्हारी गरज नहीं। ये उसके मायने हैं। तो ये मायने बदलते हैं। वानखेड़े जी, एक कांग्रेस के खेमे की तरफ से बात की जाए तो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वापसी के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस कदर उत्साह है, नेताओं में इस कदर उत्साह है कि वो कोई ना कोई सेल्फ गोल कर देंगे, यानी राहुल गांधी बनाम मोदी हो जाए, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर के हमारे उम्मीदवार हो जाएं, तो ये कहकर वो कुछ कोई ऐसा मौका ना दे दे मोदी को अटैक करने का। नहीं, बिल्कुल देंगे ना। मोदी अटैक कर ही रहे ना, राहुल गांधी और नो राहुल गांधी, मोदी तो अटैक कर ही रहे। मोदी ने इंडिया को घमंडिया कहा। पहले तो इंडिया को आतंकवादियों से जोड़ा, अंग्रेजों से जोड़ा, फिर किसी ने उनके कान में बताया, अरे आपने बहुत सारे इंडिया बोला है भाई, बीजेपी फॉर इंडिया आपका हैशटैग भी है। फिर वो विड्रॉ हो गए। फिर उन्होंने कहा कि घमंडिया है, फिर लोगों ने इनका घमंड गिनवाया, तो अब बोले क्विट इंडिया है। मुझे बताइए विजय भाई, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की लड़ाई किस बिना पे लड़ने की बात करते हैं? जब अमित शाह जी कहते हैं कि अजीत दादा आपको बहुत पहले से ही आना चाहिए था, जो 17,000 करोड़ रुपए का गबन है ये कैसा किया, हमको भी सिखाओ। क्या ये कहना चाहते अमित शाह? क्योंकि अमित शाह के जो बैंक में डायरेक्टर थे और वहां तो इतना 17,000 करोड़ तक का लिमिट, तो इतना तो बड़ा गड़बड़ नहीं हुआ। जिस आदमी को आपने चक्की पिसाने की बात कर रहे थे, आज उसका पिसा हुआ आटा आप खा रहे हैं। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप परिवारवाद की बात करते हैं। आपके 38 का जो कुनबा है उसमें देखिए परिवारवाद कहां कहां भरा हुआ है। मजाक समझ के रखा है, देश के लोगों को मूर्ख समझ के रखा है आपने। अमित शाह को ये सीखने की जरूरत अजीत पवार से है कि कैसे पैसा कमाया। बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, बिना ईडी, बिना सीबीआई के और बिना इनकम टैक्स के सरकारें कैसे बनाई जाती है, लोगों को तोड़ फोड़ के, इसकी यूनिवर्सिटी है शरद पवार। शरद पवार के पास ईडी सीबीआई नहीं थी जब उन्होंने 34 साल की उम्र में मुख्यमंत्री पद हासिल किया था, और कांग्रेस जैसे इंदिरा गांधी जैसे लोगों से, दिग्गजों से लड़के, और उसमें सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी की गन पॉइंट पे नहीं लिया था किसी को। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि ये घमंडिया शब्द मोदी जी को सूझा कहां से? ऐसा तो नहीं है कि रवि किशन के साथ बैठे थे और उन्होंने कह दिया हो कोई जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, यहां से तो बस नहीं बस बस उन्होंने बस बस, बिल्कुल मैं उसमें कोई दो मत नहीं मानता। जिंदगी घमंडवा, घमंडिया, वो जो बोलते हैं घमंडवा, उसी से घमंड लिया होगा। तो क्योंकि राजनीति में अब छिछोरेपन की इंतहा हो गई। जब आप विपक्ष पे बरसते हो, जब आप एनडीए के कुनबे को मिलते हो, तो आप बताइए एनडीए के कुनबे को कि ये 2024 का हमारा रोड मैप है, ये हमारे किए हुए काम है। विपक्ष के बारे में जिक्र करने की जरूरत नहीं, वो कोई स्टैंड ही नहीं करते। लेकिन इनको रात को आंखें बंद करते से इंडिया दिखता है, एक आंख में इंडिया दिखता है, एक आंख में राहुल गांधी दिखता है। राहुल गांधी की सदस्यता वापस नहीं होने देती, और उनके एक सांसद को अभी सजा हुई है, क्रिमिनल ऑफेंस में सजा हुई है 2 साल की। अभी तक इंतजार हो रहा है उस केस का कि अब कब उसका निष्कासन होगा, भगवान जाने। राहुल गांधी का तो गुजराती में दिया हुआ आदेश तुरंत ट्रांसलेट होता है और हजारों किलोमीटर दूर आता है और तुरंत हो जाता है। और ये जो राहुल गांधी जी को मंडे को वापस लिया, ये भी प्रेशर के तहत लिया। यदि लेने का पहले ही तय होता तो स्पीकर अधीर रंजन चौधरी को यही बोलते कि अरे आज छुट्टी है महाशय, आप चिंता ना करो, मंडे को ऑफिस खुलते से हो जाएगा काम आपका। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला। उन्हें कहा मैं छुट्टी पे हूं, मैं नहीं ले सकता कागज, आप सेक्रेटरी जनरल के पास जाइए। सेक्रेटरी जनरल चौड़े होकर कहते हैं कि भाई मेरी भी छुट्टी है, मैं क्या करूं, मैं कागज नहीं दूंगा। लेकिन दोनों में से एक ने नहीं कहा अरे मंडे तक इंतजार करिएगा, मंडे पे हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों को मालूम नहीं था कि लेना है कि नहीं लेना है। ये जब सोशल मीडिया पे बढ़ता हुआ प्रेशर, बीजेपी और इंडिया के तमाम लोग आक्रामक हो गए, तब इनको लगा कि ये ज्यादा किरकिरी हो जाएगी बड़ी। इसी के बीच में इन्होंने ये भी सोचा होगा कि इसमें कोई अध्यादेश टाइप कोई बिल ला के कुछ कर सकते हैं क्या, इसके बीच में कुछ और कर सकते हैं क्या, रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं क्या।
तो लोगों ने बोला होगा कि साहब अभी तो थोड़ी सी पड़ी है, रिव्यू में जाएंगे तो बहुत जोर से पड़ेगी, तो इसलिए फिर अब सोचो कि इससे अच्छा है कि वापस ही बुलवा लो उसको। और फिर जब वापस बुलवाए तो चौड़ा हो कि देखिए हमने तुरंत वापस बुलवाए। अरे तुरंत वापस बुलवाए तो जो स्पीकर होता है उसका सभी राजनीतिक दलों से एक संवाद होता है। हमने बहुत स्पीकर देखे और एक स्पीकर को तो बहुत नजदीक से देखा, सुमित्रा महाजन। ऐसा नहीं होता है कि सुमित्रा महाजन इस जगह पे होती तो वो बोल देती कि अरे अधीर रंजन जी क्यों इतना चिंता कर रहे हो, मंडे तक हो जाएगा, चिंता ना करो। अभी सी वोटर का एक जो सर्वे आया मध्य प्रदेश को लेकर, उसमें प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी को लेकर भी एक सवाल पूछा गया, तो उसमें लोगों ने की नजर में 57% लोग मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं और राहुल गांधी के पक्ष में सिर्फ 18% लोग हैं। फिर भी मोदी इतना डरते क्यों है राहुल गांधी से? 3 गुना फासला है। विजय भाई, आप ये सवाल आप कम से कम मुझसे तो ना पूछते, क्योंकि वो सर्वे कैसे होते हैं आपको और मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए इन सर्वे सर्वों की बात नहीं की और करते, इन सर्वे वालों के साथ कई बार बैठ के आपने और हमने कैसे आंकड़े बदलते हैं वो भी देखे हैं, हम दोनों इसके आई विटनेस है। लेकिन छोड़िए इस बातों को। पॉपुलैरिटी में तो मोदी अभी भी आगे हैं, फिर क्यों डर है? पॉपुलैरिटी में यदि मोदी आगे होते तो मोदी ने जब ये कहा कि 90 गालियां मुझे दी गई है आपके मोदी को, तो कर्नाटक की जनता सोचती कि हमारे मोदी को 90 गाली दी, इनको घर भेजो। कर्नाटक की जनता ने तो लगता है वो गालियां जस्टिफाई करी या क्या करी। मतलब मैं नहीं कहता, मैं तो मेरे प्रधानमंत्री की इज्जत करता हूं, उनको कोई गाली दे तो मैं सबसे पहले खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे प्रधानमंत्री है, भले ही विचारधारा अलग होगी। लेकिन जब नोटबंदी के बाद आप जब चुनाव जीतते हो तो कहते हो कि नोटबंदी जस्टिफाई हो गई, जो चुनाव जीतते हो तो बोले जस्टिफाई हो गया। तो क्या ये 90 गालियां भी जस्टिफाई हो गई कर्नाटक में हार गए तो? सवाल ये भी पूछा जाता है। पॉपुलैरिटी कुछ नहीं होती, जनता जब मन बना लेती है तो इंदिरा गांधी जैसे शख्सियत को घर भेजते लोग। कल मोदी जी ने कहा कि विपक्ष उसी ढर्रे पर उतर आया है कि ना काम करेंगे ना काम करने देंगे। तो आखिर ऐसा कौन सा काम है जो मोदी को विपक्ष नहीं करने दे रहा? मैं यही तो पूछ रहा हूं कि मोदी जी काम कर रहे हैं। ये मोदी जी जब बोलते हैं तो मैं इसमें व्यंग देखता हूं। मुझे लगता है कि वो सरल संपत को कंपटीशन देने जा रहे हैं। कई बार मोदी जी की मन की बात देख के मुझे लगता है कि हमारे सरल संपत आप ही के जयपुर के बहुत अच्छे व्यंग्यकार है, मुझे लगता है सरल संपत की जगह लेने वाले हैं या क्या करने वाले हैं। जब आप रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, जब आप हर महीने हर साल IIT IIM बनाने की बात करते हैं, जब आप किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं, जब आप विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, जब अमेरिका में मेरा कितना स्वागत हो गया इसकी बार बार रेखांकित करने की बात करते हैं, ये सारी बातें जब सामने आ जाती है विजय भाई, तो लगता है कि भाई ये सरल जी को भी कंपटीशन दे रहे हैं अभी हमारे। ऐसा मुझे कई बार लगा। तो सवाल ये है कि जिसका 54 इंच 56 इंच का सीना हो, एक मिनट एक सेकंड में बता रहा हूं, जिसका 56 इंच का सीना हो, जिसके पास 300 से ज्यादा का बहुमत हो, जिसके पास पूरी ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल हो, ईडी CBI इनकम टैक्स रोज घर के सामने दरवाजे पे हाथ जोड़ के खड़ी हो, ऐसे ताकतवर पुरुष जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध रोकने की हिम्मत रखता है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में जाता है तो राष्ट्रपति भवन खुद तैयार हो जाता है उनको रिसीव करने के लिए, वो आदमी इस पिद्दे से विपक्ष इंडिया, जिसका 150 से ज्यादा सीटें नहीं है लोकसभा में, वो रोक रहे हैं। तो फिर वाकई हमारे प्रधानमंत्री बहुत खोखले हैं कि एकमात्र राहुल गांधी जैसे पप्पू, जिनको पप्पू कहते थे, वो और बाकी इंडिया के लोग राहुल इनको काम करने नहीं देते। इसका मतलब हमारे प्रधानमंत्री वाकई खोखले हैं, बहुत कमजोर है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं, ये हावी हो रहा है, ये भारी पड़ रहा है बहुत ज्यादा। और आप देखिए वो सिर्फ बोलते नहीं है, हमारे नेताओं के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो बोलते हैं, स्वयं आकलन नहीं करते, मतलब स्वयं उसको पालते नहीं है, करते नहीं है। करनी और कतरी में बहुत फर्क है। लेकिन राहुल गांधी जिस दिन उनकी सजा 2 साल की हुई, उनकी सदस्यता रद्द हुई, उनका घर छीना गया, एक शब्द बोलिए नफरत का बोला होगा, गुस्से का बोला होगा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी पूरे पीरियड में लोगों के बीच में जाते रहे, मिलते रहे,
भाषण देते रहे, अपने जो काम है वो करते रहे, कभी मैकेनिक के पास जा तो कभी किसी खेत पे चला जा, जनता से जुड़ते रहे। जब वापस आ गए तब भी उन्होंने घमंड के मारे नहीं कहा कि दिखा दी मैंने औकात इनकी, ना, उन्होंने कहा सत्य में हो जाते, सत्य की जीत हुई, मैं यही चाहता था। राहुल गांधी यदि एक सवाल मोहब्बत की आपसे, दुकान खोल रहे हैं तो मोहब्बत में समर्पण चाहिए होता है, टाइम्स ऑफ मोहब्बत इंडिया में में आज एक, पेशेंस चाहिए होती है, मोहब्बत में टाइम्स ऑफ इंडिया में त्याग एक चाहिए आर्टिकल, होता है। जी जी सिर्फ जी, मोहब्बत टाइम्स ऑफ बोल इंडिया, के नहीं होता, जी नफरत के टाइम्स ऑफ लिए तो इंडिया, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा है आज, जो इसमें ये कहा गया है कि कांग्रेस के लिए बड़ा विरोधाभासी स्थिति है। एक तरफ तो विपक्ष को मजबूत करना है, एक तरफ विपक्ष को मजबूत करना है, और दूसरी तरफ कांग्रेस की जो पॉलिटिकल स्पेस है उसको विस्तार देना है। और पॉलिटिकल को, जो स्पेस को विस्तार कैसे मिलेगा, क्योंकि वो तो विपक्ष ने छीन ली थी उनसे स्पेस। तो ये बड़ी दुविधा में है कांग्रेस। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी इसका कोई क्या तोड़ निकाल पाएंगे? मुझे लगता है टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप कैसा लिख रहा है ये सबको पता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप छोड़िए, बाकी अखबार देखिए, आप हिंदू देखिए, इंडियन एक्सप्रेस देखिए, सवाल स्पेस देने का नहीं है, सवाल अकोमोडेशन का है। क्या ये जो 38 लोग हैं एनडीए के कुनबे में, क्या एक दूसरे को स्पेस दे पाएंगे? यदि महाराष्ट्र की ही बात करूं तो 90 सीटें तो वो मांग रहे हैं, दादा अजीत दादा, उतनी ही सीटें शिंदे मांग रहा है। क्या 90 सीटों पे बीजेपी लड़ेगी क्या महाराष्ट्र में? सवाल ये है। सवाल एक आपको भी सवाल, कई जगह पे अकोमोडेट करना है लोगों को, आप भी विरोधाभास में जी रहे हैं। आपको तो क्या कभी लगता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल राहुल एनडीए के गांधी बारे की में जो नहीं मिलेगा लोकसभा आपको। में वापसी हुई है, राहुल गांधी की जो लोकसभा में वापसी हुई है, आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आपको भी जाना होगा, तो क्या अब आपको लगता है कि इस टेम्पो को बिल्डअप करने के लिए राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की तारीख की घोषणा कर देनी चाहिए, अगर जा रहे हैं तो? हो गई, ऑलमोस्ट तैयारी हो गई। 2 तारीख को महात्मा गांधी के जन्मदिन पोरबंदर से यात्रा शुरू होगी शायद, और यात्रा नॉर्थ ईस्ट तक जाएगी। यात्रा के बहुत सारे फॉर्मेट भी तय हुए हैं। यात्रा के साथ साथ चुनाव होंगे यदि 5 राज्यों में, तो यात्रा बीच में रोक के 10 दिन चुनाव का होके फिर वहां से यात्रा शुरू होगी, ये भी फॉर्मेट बना है। लेकिन वो यात्रा पूरी करेंगे, वो जानते हैं कि यात्रा मुझे करना है, जरूरी है। एक यात्रा ने सरकार को बैकफुट पे ला दिया, दूसरी यात्रा आखिरी कील ताबूत हो जाएगी सत्ता पक्ष के लिए। आज सत्ता पक्ष बौखलाया है, राहुल गांधी को बार बार राहुल गांधी का नाम लेता है या इंडिया का नाम लेता है, ये बौखलाहटी दिखती है। ये बौखलाहटी इस बात को रेखांकित करती है कि इनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, क्योंकि आपको तो क्या बताने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूं बीजेपी के नेताओं को कि प्लेटफॉर्म आपका होगा, आप मुझे बताइए उपलब्धियां क्या है, चलो लेट अस टॉक ऑन उपलब्धियां, आंकड़े आपके हो, फिर इमरजेंसी की बात मत करना बीच में जवाहरलाल नेहरू की बात मत करना, चाइना का वार हार गए थे उसकी बात मत करना, उसका जिक्र मत करना। सिर्फ 2014 से लेके 2023 तक के पैरामीटर्स पे बात करेंगे, एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे। अलग अलग मंत्रालय के अलग अलग आंकड़े हैं। प्रधानमंत्री के भाषण अपने सरकार से बिल्कुल विसंगत होता है। लोकसभा राज्यसभा में दिए हुए सवालों के जवाब और प्रधानमंत्री के कथनी में इतना फर्क है कि समझ में नहीं आता कि झूठ भी इतना जोर से कैसे बोला जाता है, और इतना बड़ा झूठ कैसे आदमी कभी परोस सकता है इतनी ताकत से, एक संवैधानिक जगह पे रहते हुए। जबकि इस समय तो काउंटर भी कर रहा है विपक्ष, जो मोदी जी के झूठ है, आधा सच आधा झूठ, उसको काउंटर भी कर रहा है, उसके बिल्कुल बिल्कुल बावजूद आपको लग रहा है? करेगा काउंटर। अभी आपको विपक्ष के सवालों के तीखे सवालों के जवाब आपके पास नहीं है, इसलिए विपक्ष असहाय हो गया है। विपक्ष से आप असहाय हो गए, इसलिए आप विपक्ष की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हो। समय आ गया है कि आपकी क्रेडिबिलिटी पे अब जनता सवाल उठा रही है। आपका 38 का कुनबा है, उसके क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं। सहकारिता क्षेत्र में बहुत महाराष्ट्र का बड़ा नाम है, और सहकारिता क्षेत्र अभी में अजित पवार आने से बहुत स्ट्रांग हो जाएगा महाराष्ट्र।
अरे वही तो कोऑपरेटिव बैंक का ईडी का केस है जिसमें मुजरिम है अजीत दादा। उनकी पत्नी का भी ये नाम है। सहकारिता है। मतलब एक जन उस बैंक को खा गया गुजरात में, एक जन महाराष्ट्र के बैंक को खा गया, और दोनों मिलकर अब कोऑपरेटिव को बड़ा बनाने की बात करते हैं। अरे बाप रे बाप। आप सिनेरियो क्या बदलता देखते हैं कि विधानसभा चुनाव बिल्कुल में सिनेरियो बदल रहा है। बदलता सिनेरियो देख के पैरों के नीचे जमीन खिसक रही है। यही बौखलाहट है जो एनडीए पूरे 2014 से लेके 2023 तक कभी एनडीए मिला नहीं। अभी 10-10 मीटिंग हो रही है एनडीए की। क्यों हो रही है? कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी के अंदर से शायद इसकी शुरुआत हो, बीजेपी के अंदर से कोई बड़ा नेता बोले। आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? चुनाव के निर्णय के बाद यदि चुनाव कांग्रेस बीजेपी 180-220 के बीच में आएगी तो 120 सांसदों में से 180 सांसद खड़े उठ के बोलेंगे। अच्छा, एक सवाल और है मेरा। ये मोदी जी की जो रैलियों का मैं भाषण सुन रहा था जगह जगह, जैसे राजस्थान और कुछ जगह, तो मैंने भी महसूस किया कि वो बहुत ज्यादा दोहराने लगे हैं अपने आप को। तो आपको लगता है कि उनको स्क्रिप्ट राइटर बदल लेना चाहिए अपना? स्क्रिप्ट राइटर क्या बदलेगा? राइटर ने नई स्क्रिप्ट दी तो बोलेगा तो वही पुराना रटा हुआ। और स्क्रिप्ट राइटर की हिम्मत कौन सी? मोदी जी के पास कौन ऐसा जाएगा ये बोल के कि मोदी जी आप गलत कर रहे हो? यदि आप बोल रहे हो, दोहरा रहे हो, और किसी ने बोल दिया कि विजय विद्रोही कह रहे थे कि आप अपने आप को दोहरा रहे हो, तो बोलेंगे उससे जैसा मूर्ख आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा। पाकिस्तान से पैसा लेता होगा, और देखो राजस्थान बॉर्डर पे कोई इसका गांव वाँव होगा, वहां पाकिस्तान से कोई ड्रग वग का काम करता होगा, ये मेरे खिलाफ आग उगल रहा है। तो कौन अपने आप को पाकिस्तानी, विद्रोही, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, व्यभिचारी कहलवाएगा ये बोल के कि आप दोहरा रहे हो? ये तो कव्वालों की फौज है विजय भाई। 2 लोग गा रहे हैं, बाकी लोग तालियां बजा रहे हैं। आज हाँ हम भी देखेंगे पीछे से। तो आपको कुल कव्वाली मिलाकर चल रही आखिरी है। सवाल, एक बिल्कुल आखिरी सवाल, कि अविश्वास प्रस्ताव पर जो बहस होगी, आपको लगता है राहुल गांधी बनाम मोदी, इस पर सारे देश की नजर रहेगी? तो आपके हिसाब से तो किस यकीनन मसला ऐसा पलड़ा है। किस? दूसरा इशू होता तो मैं बोलता कि पलड़ा मोदी जी का भी भारी हो सकता है, लेकिन मणिपुर के मामले में बहुत पलड़ा भारी होगा विपक्ष का, और बहुत नीचे के स्तर पे खड़े होकर बात करनी होगी मोदी जी को, क्योंकि सवालों के जवाब शुक्रिया ऐसे ही शुक्रिया नहीं। शुक्रिया। चलिए, बहुत समय लिया आपका, आपसे ये सिलसिला जारी रखेंगे। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।